नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों ने सेना को निशाना बनाया, 4 जवान शहीद हो गए। 24 घंटे हो गए आतंकी पकड़ में नहीं आए हैं अभी। क्या उन्हें पाकिस्तान का सपोर्ट था या फिर बॉर्डर पार से बैट कमांडोज आए? ऐसा शक क्यों है? कॉलिंग कार्ड में आपको आज ये बताना है। अगर मुंबई में रहते हैं और लोकल ट्रेन में आते जाते हैं तो आपके बड़े काम की खबर है ये। हो सकता है आने वाले दिनों में आपके ऑफिस की टाइमिंग बदल जाए, बॉस 1 घंटा पहले या फिर बाद में बुलाए आपको। सुबह शाम की लोकल के लिए मुंबई का टाइम क्यों बदलेगा? आज एक्सक्लूसिव में यही दिखाना है आपको। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अब तो 1 महीने के बच्चे को भी कोरोना हो गया है, कोरोना वायरस उसमें मिला है जांच के दौरान। केरल में 2 दिन में 4 लोगों की मौत भी हो गई है। क्या नई लहर के संकेत हैं ये? और फेस्टिवल सीजन में कारोबार का क्या होगा इससे? आज आपको बिहार के गोलू डोनर से भी मिलवाना है, जिसके 30,000 बच्चे हैं और कीमत है 10 करोड़। 10 करोड़। पानीपत से पटना पहुंचे गोलू का जलवा आज आपको दिखाएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले देश के हित की बात करेंगे। आज बस इतना कहना है कि थोड़ा वक्त उन जवानों और उन परिवारों के लिए निकालें जो हमारे लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाते हैं। कल जब आपसे इस टाइम में बात कर रहा था, उस दौरान एक खबर आई थी। डिटेल सिर्फ इतनी थी कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर जारी है। लेकिन बाद में पता चला आतंकियों ने हमारे जवानों की गाड़ी पर हमला किया, अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए। अब कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुछ स्थानीय लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। इस हमले का पहला पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। इस हमले की जिम्मेदारी पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF ने ली है। ये लश्कर तैयबा का ही एक मुखौटा है, यानी पाकिस्तान के आतंकी और वहां के रिटायर्ड फौजी दहशतगर्द बनकर नए नाम से ऑपरेट कर रहे हैं। मगर इस बार राजौरी में जवानों को जिस तरीके से मारा गया है, उससे शक पाकिस्तान की उस यूनिट पर भी जाता है जो बॉर्डर पर बर्बरता के लिए कुख्यात है। बिहार के नवादा का वारसलीगंज इलाका। नारो मुरार गांव के इस घर में भीड़ जुटने लगी है। मगर क्यों? अंदर जाएंगे तो मां के आंसू बिना कुछ कहे सब बता देंगे। पिता की बेबसी सारा दुख बयां कर देगी। कुछ बोलने को होते हैं लेकिन कह नहीं पाते। कच्चे मकान पर दुखों का पहाड़ टूटा है। मातम, चीख पुकार इसलिए है क्योंकि जवान बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर राजौरी में छोटका बेटवा पर 12:30 बजे रात के फोन अलो तो पूछल को कौन है चंदन के, तो पूछल का कि जमा चंदन के छोटा भाई है। छोटा भाई है तो बढ़िया से समझलका बुझलखिन। तो ओकर बाद कहलखिन कि ये चंदन तोरा भाई शहीद हो गया। 26 साल के चंदन कुमार 2017 में सेना में भर्ती हुए। 2.5 साल से जम्मू में पोस्टिंग थी। 86 इन्फेंट्री बटालियन में राइफलमैन थे और उस टीम का हिस्सा भी जो सर्च ऑपरेशन के लिए सूरनकोट रोड पर अपने साथियों के साथ मौजूद थी।
परिवार से कहकर आए थे चिंता मत करना, इस बार जब लौटूंगा तो टीन की छत नहीं पक्का लेंटर होगा, सब कुछ परमानेंट। लेकिन वादा निभा पाते इससे पहले देश के लिए बलिदान दे दिया। वो यही कर रहे थे कि अब जी अब घर की तो स्थिति देख ही रहे हैं। अगली बार आए उसके बाद गए कि बोले कि अबरी आएंगे तो घर उठ बनाएंगे। मम्मी से पिताजी से हर समय बर्ताव करता था, मामा हम सेना में जाएंगे, हम देश के लिए कुछ करेंगे। वो शुरू से उनको बचपन में था, उस लायक मेरे पिताजी मेहनत करके उनको बनाए, सेना में भी गए। एक उम्मीद हम लोग का जगह, चलो मेरा भाई सेना में है तो हम लोग का भी सहारा बनेगा। लेकिन वो सर सहारा तो अब बेसहारा बनकर चला गया। चंदन कुमार के अलावा पुंछ राजौरी सेक्टर में नाइक वीरेंद्र सिंह, नाइक ड्राइवर करण कुमार, राइफलमैन संदीप कुमार शहीद हो गए। अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन चलाया है, एनआईए की टीम भी मौके पर है। लेकिन गुरुवार को यहाँ हुआ क्या था? बीती रात जहां पर आतंकी छिपे थे, यही वो जंगल का इलाका है और इन्हीं जंगलों के इलाके के बीच आपको थोड़ी सी एक सड़क दिखाई देती होगी और यही वो सड़क है जहां पर ये हमला जो है आतंकियों ने किया है और लगातार इसी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस जंगल का नाम है स्वानी खोला एरिया। स्वानी खोला एरिया में ये इतना घना जंगल है, आप देख सकते हैं कंटीलेदार यहाँ झाड़ियाँ होती हैं। और यहाँ आज से तकरीबन कुछ अर्सा पहले यहाँ एक मजिस्ट्रेट को भी दिन को 11 बजे गाड़ी में से उतार के मारा गया था। वही ये एरिया, और ये इतना घना जंगल है, घने जंगल में जाना बहुत ही मुश्किल है। ये रोड जो है ये मुगल रोड है, यहाँ से कश्मीर को भी ये रोड टच करती है। तो यहाँ कल शाम को तकरीबन 4 और 4:30 बजे के बीच में अंधाधुंध फायरिंग होती है, जिसमें हमारे सेना के कुछ जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। हमला आर्मी के ट्रक और जीप पर हुआ, रीइंफोर्समेंट पार्टी पर हुआ। यानी एक तरफ आतंकवादियों और सुरक्षा बलों का एनकाउंटर तो दूसरी तरफ आतंकियों के मददगार भी थे। तो क्या घात लगाकर गोलियां चलाई या फिर रूट की पहले रैकी की हुई थी? क्या 2 आतंकी थे या फिर 2-3 आतंकियों के छोटे छोटे ग्रुप्स? हमारे जवानों ने कैसे रिटेलिएट किया? क्या हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हुआ? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या यह पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक है? क्या सेना पर सीधा हमला पाकिस्तान के ट्रेंड बैट कमांडोज ने किया? क्योंकि सोर्सेज के मुताबिक पैटर्न उसी तरह का दिखता है। ये घात लगा के एक मोड़ के ऊपर एम्बुश किया गया है उन 2 गाड़ियों के ऊपर, जिनके माध्यम से आप रीइंफोर्समेंट्स भेज रहे थे इनकाउंटर के लिए। और उसके बाद में कहा गया कि उन्होंने हथियार भी लूटे हैं और हमारे दोस्त सैनिकों की बॉडीज़ को भी म्यूटिलेट किया है। इस माफी की कार्रवाई केवल और केवल जो है ट्रेन टेररिस्ट कर सकते हैं। इनको पाकिस्तान की आर्मी और ISI का हर प्रकार से सपोर्ट था। अंदेशा इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की ISI ने रिटायर्ड फौजियों को आतंकी बनाना शुरू किया था। कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहां तक यहाँ पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं। चाहे आतंकी हो या फिर दहशतगर्द के तौर पर पाकिस्तान के सैनिक, आज नहीं तो कल ये मारे जाएंगे। लेकिन सवाल है, बार बार इसी जोन में आतंकी वारदातें क्यों हो रही हैं? क्या ये आतंकियों का सेफ जोन है? पुंछ के सुरनकोट इलाके में 19 और 20 दिसंबर की दरमियानी रात को एक पुलिस कैंप में ब्लास्ट हुआ था। 17 नवंबर को राजौरी और कुलगांव में 2 अलग अलग एनकाउंटर में 6 आतंकवादी मारे गए थे। 13 सितंबर को राजौरी और अनंतनाग में आतंकियों के साथ 2 मुठभेड़ में 3 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए थे। 2 आतंकी भी ढेर किए गए थे। शहीद अफसरों में सेना के एक कर्नल, एक मेजर और पुलिस के एक DSP शामिल थे। पैटर्न देखा आपने? आतंकवादी एक साथ जम्मू और कश्मीर दोनों जगह 2 वारदातें करते हैं ताकि सुरक्षा बलों का ध्यान डाइवर्ट किया जा सके और उन्हें न्यूट्रलाइज करने में फिर 1 या 2 दिन तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाना पड़ता है। तो क्या हमारी आर्मी को ऑपरेशन का तरीका अब बदलना पड़ेगा? वैसे इस रीजन में इसी साल 27 आतंकी मारे जा चुके हैं। POK के अंदर 6-7 जगह बनी हुई है जहां से वो अपने लॉन्च पैड बने हुए हैं, वहां से वो लॉन्च कर रहे हैं टेररिस्ट को।
तो टेररिस्ट को लॉन्च कर रहे हैं, वो अंदर आ रहे हैं, अंदर स्लीपर सेल्स बैठे हैं, वो उनको पूरा का पूरा हेल्प करते हैं। ये बिना हेल्प के थोड़ी काम होता है, और ये एकदम से आके थोड़ी काम शुरू कर दिया, ये इसकी बड़ी प्लानिंग हुई है, तभी ऐसा इसको अंजाम दिया गया है। कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे और ऑपरेशन ऑल आउट के बाद आतंकी बौखलाए हुए हैं। फंडिंग की सप्लाई लाइन हो या फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स का गठजोड़, आर्मी ने काफी कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन कुछ इलाके हैं जो अब भी इनके लिए हाइडआउट का काम करते हैं। कुछ आतंकियों को, विदेशी आतंकियों की घुसपैठ कराई गई है जो ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं और लगातार यहां पर सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। और इस बीच ये भी खबर है कि चुनाव से पहले पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में इस तरह के हमले कराकर कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। वैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सीमा पर अब भी 250 से 300 आतंकी हैं, बर्फ के दौरान घुसपैठ करने की ताक में हैं। कई जगह अब भी कंफ्यूजन है कि हमला आखिर हुआ कहां, पुंछ या राजौरी में, क्योंकि दोनों नाम चल रहे हैं। सवाल यह है कि बार बार इन्हीं इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले क्यों हो रहे हैं। पहले गुरुवार के ऑपरेशन की नई डिटेल समझ लीजिए, फिर आपको बताते हैं। थाना मंडी सुरनकोट रोड पर डेरा की गली यानी DKG नाम के इलाके में ये हमला हुआ है। ये एम्बुश एक ब्लाइंड कवर पर लगाया गया था, जहां से निकलते वक्त अक्सर गाड़ियों की रफ्तार कम हो जाती है, जैसे कर्व होता है ना वहां पर। राज्य की ज्योग्राफी के हिसाब से ये लोकेशन सुरनकोट यानी पुंछ में आती है। आर्मी के सेक्टर और ऑपरेशनल कमांड के हिसाब से ये राजौरी में है। राजौरी पुंछ में हमले इसलिए बड़े हैं क्योंकि यहां 300 किलोमीटर की LOC लगती है साथ, यानी पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। इसमें पाकिस्तान सीमा से सटे अखनूर, सुंदरबनी सेक्टर आते हैं। डेरा की गली तक पहुंचने के लिए आतंकी पाकिस्तान के बालाकोट से घुसपैठ करते हैं और इसके दो रास्ते हैं, वही बालाकोट जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। पहला रास्ता कहां है? पहला रास्ता बालाकोट से भट्टा दूरियां और फिर ये डेरा की गली से जाकर जुड़ता है। दूसरा रास्ता कहां से है? बालाकोट के बाद संगोट, चामरेड़ गली, मुस्तांद्रा, वहां से होते हुए DKJ यानी डेरा की गली में जुड़ता है। मरहा और बेरहम गला ये दूसरी रास्ता है जो इन दोनों जगह से होते हुए पीर की गली पहुंचता है और फिर आगे कश्मीर घाटी के शोपियां जिले से जुड़ जाता है। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां, दुर्गम इलाका और प्राकृतिक गुफाओं के चलते आतंकियों को यहां पर हाइड आउट बनाना यानी छिपना, अपना ठिकाना बनाना सही लगता है। यानी आतंकियों के साथ उनके मददगार घात लगाकर हमले के बाद घाटी की तरफ चले जाते हैं और फिर उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान से बनी हुई है और ये बहुत बड़ी समस्या होती है अगर कि आतंकवादी को या इस तरह के जो गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं लोग, उनको दूसरे मुल्क की सपोर्ट हासिल हो, ख़ासतौर से पड़ोसी मुल्क की अगर सपोर्ट, तो इसलिए उनके पास सारी इंटेलिजेंस इनपुट होती हैं, उनके पास जो सैटेलाइट होते हैं ऊपर लगे हुए, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। कश्मीर का क्षेत्र बहुत मुश्किल है, इसमें बड़े नाले हैं और फिर उसके अलावा डेंस बहुत ही घने जंगल होते हैं वहाँ, जिनमें ये छिप जाते हैं आके। सेना बराबर अपने वो बदलती रहती है तरकीबें घेरने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें ऐसे में बहुत मुश्किल होता है सेना के लिए या किसी भी एजेंसी के लिए। पिछले 3 साल के मुकाबले इस साल जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं कम हुई हैं क्योंकि घुसपैठ वाले रूट ब्लॉक किए जा रहे हैं। लेकिन इस साल हमारे सिक्योरिटी जवानों पर हमले जरूर बढ़े हैं। जम्मू कश्मीर में 2020 में 140 आतंकी हमले हुए। हमारे जवानों ने 232 आतंकियों को मार गिराया, 56 सुरक्षा बल शहीद हुए। 2021 में 153 टेरर अटैक हुए, 193 आतंकी ढेर किए गए। इस दौरान 45 जवान शहीद हुए। 2022 में 151 आतंकी वारदातें हुई। इन वारदातों में 193 दहशतगर्दों का सफाया हुआ, मगर 30 जवानों को भी हमें खोना पड़ा। 2023 में अभी तक 70 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 85 आतंकवादी न्यूट्रलाइज किए गए हैं और 33 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं।
पब्लिक इंटरेस्ट में हम अपनी सेना के साथ मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का मामला है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। सरकारें भी जवानों के परिवारों के दुख में शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने शहीद करण कुमार के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है, लेकिन परिवार चाहता है कि बेटे की शहादत का बदला लिया जाए। भरोसा रखिए, दिन रात सिक्योरिटी फोर्सेज इसी काम पर हैं। जब तक इस हमले को अंजाम देने वाले दहशतगर्द मारे नहीं जाते, तब तक सिक्योरिटी फोर्सेज के हर ऑपरेशन का अपडेट हम आपको घर बैठे दिखाते रहेंगे। एक बात पाकिस्तान से भी कहनी है, चाहे नाम बदलकर जितने आतंकी संगठन बना ले, जितने दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड लेकर आ जाए, कश्मीर के नाम पर जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले या जितना कर सकता है, भारत हर तरह के छल में छेद करने का दम रखता है। पाकिस्तान से एलओसी होते हुए जो लाइन आतंकियों ने जोड़ी है, उसे तोड़ने का काम तो हो ही रहा है, लेकिन अब बात मुंबई की लाइफलाइन की करते हैं। सपनों का दौड़ता हुआ शहर है मुंबई। सुबह और शाम वाली लोकल का पहिया घूमता है तो मुंबईकरों की लाइफ की लाइन लंबी हो जाती है और सफर छोटा हो जाता है। इसीलिए लोकल ट्रेन को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है। वक्त के साथ भीड़ बढ़ी, भागदौड़ बढ़ी और रेलगाड़ियां भी बढ़ गई। इससे भागती दौड़ती जिंदगी के सफर में बदलाव ये आया कि ये जीवन रेखा मृत्यु लेखा बन गई। मुंबई के रोज अगर ट्रेनों की बात करें हम, तो 3 से 4 लोग इन हादसों में जान गंवाते हैं, जो ट्रैक के नीचे आ जाते हैं, ट्रेन से गिर जाते हैं। मौत के इस सफर पर ब्रेक लगाने के लिए सेंट्रल रेलवे ने सभी दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और कॉरपोरेट हाउसेज से काम और काज की शिफ्टों का टाइम बदलने की अपील की है, ताकि सुबह और शाम पीक आवर्स का रश घटाकर बेमौत मरने वालों की जान बचाई जा सके। क्या मुंबई में ऐसा होगा? समय बदलेगा तो जिंदगी कितनी बदलेगी? चलिए आपको मुंबई लोकल के पड़ताल वाले सफर पर लेकर चलते हैं आज। ये चिट्ठी बड़ी खास है। इसमें मुंबई की लाइफलाइन लोकल रेल की बात है। लेटर सेंट्रल रेलवे के डिविजनल मैनेजर रजनीश कुमार ने लिखा है, वो भी मुंबई की 600 कंपनियों के नाम। डीआरएम साहब ने इन कंपनियों से अपने ऑफिस की शिफ्ट टाइमिंग बदलने की दरख्वास्त की है। ये नौबत आखिर आई क्यों? दादर रेलवे स्टेशन पर दौड़ धूप करती मुंबई लोकल रेल पकड़ने की रेस। भागते, हांफते, दौड़ते मुंबईकर। स्टेशन के अंदर हो या बाहर, सुबह हो या शाम, मंजर ऐसा ही मिलेगा। लेकिन फिर भी जिंदगी यूं ही बदहवास बढ़ती रहती है, चुनौतियों से लड़ते लड़ते। जैसे तैसे लोकल रेल पकड़ती है। इतनी भीड़, इतने लोग, इतनी मारामारी, रेल में चढ़ना तो छोड़िए, ऐसे सफर से आप तौबा कर लेंगे। ये उर्फिया दारूवाला है। रोज वेस्टर्न मुंबई से सेंट्रल आती है। लोकल रेल की भीड़ देखकर आपका माथा चकरा सकता है, लेकिन इन्हें आदत सी हो गई है। दफ्तर की टाइमिंग बदलने से इनकी जिंदगी कितनी बदलेगी? क्या लोकल में भीड़ घटेगी? भीड़ बहुत होती है। अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है तो हेल्पफुल रहेगा, बट साथ ही साथ हम लोगों को एम्प्लॉयज का कंफर्ट जोन भी देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ट्रैवल करने वाले वर्किंग मदर्स भी रहते हैं, तो उनको कैसे कंफर्ट है, बच्चों के हिसाब से भी हम लोगों को देखना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वक्त सुबह का हो
और लोकल रेल के लिए मारामारी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। स्टेशन चले आइए तो सब समझ आ जाता है। यहां सबको जल्दी है, किसी को टाइम से दफ्तर पहुंचना है, किसी का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, किसी की बड़ी मीटिंग है। व्यस्त जिंदगी से कदमताल करती ये रूपाली हैं। कुर्ला की एक कंपनी में सुपरवाइजर हैं। इनकी कंपनी में भी शिफ्ट बदलने के चर्चे हो रहे हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं, उनको वक्त पे खाना मिलना चाहिए। जैसे मैं विरार में रहती हूँ तो मैं अगर 7 बजे भी छुट्टी हूँ तो भी मैं 10 बजे तक ही मैं विरार में पहुँच पाऊंगी। उसके बाद में मेरा बाकी का जब मैं काम करूंगी, जैसे मेरे लड़के को देखना है, उसका खाना बना, तो मोस्टली बहुत लेट हो जाएगा। ये एक माँ का दर्द है जो कैमरे पर छलक गए। भीड़ के बीच कुछ और महिलाएं खड़ी हैं, निगाहें पटरी पर टिकी हैं। जो ट्रेन आ रही है वो खचाखच भरी हुई है, चढ़ें कैसे? वैसे तो लोकल रेल में लेडीज के अलग से कोच भी हैं, लेकिन उनमें भी पांव रखने की जगह नहीं मिलती। हिम्मत करके अगर ट्रेन में चढ़ भी गए तो किन चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा, अब ये सुन लीजिए। अगर हम लोग टाइमिंग चेंज होगा, ड्यूटी टाइमिंग, तो हम लोग को कोई ये नहीं होगा, इशू नहीं होगा उसके लिए। लेडीज में ना चढ़ के नॉर्मल में चढ़े तो ई टीजिंग का दिक्कत होता है। हाँ, ऑफ कोर्स होता है, बट यहाँ पे सेंट्रल में जैसे लोकल्स का बहुत प्रॉब्लम होता है। वो 15 मिनट्स के गैप पे आती है। अभी लोकल एसी लोकल गया, उसका कोई जरूरत ही नहीं है एसी लोकल का, क्योंकि एसी लोकल में कोई ज्यादा पैसेंजर चढ़ते ही नहीं है। महंगा ही है ना मैडम। अभी ये हम लोग नॉर्मल से जाते हैं तो उसका 10 रुपए टिकट है और एसी का 100 रुपए है। नॉर्मल लोगों को तो ये परवड़ेगा नहीं। एसी ट्रेन अच्छा ही है क्योंकि दरवाजा लॉक हो जाता है, क्योंकि ये ट्रेन में कैसे होता है, देखो भीड़ बहुत होती है तो लोग मरते हैं गिर के। मजबूरी अकेले लेडीज की ही नहीं है, बुजुर्गों को भी ट्रेन में चढ़ने की जंग लड़नी पड़ती है। ये राम है, जिंदगी के 65 बसंत देख चुके हैं, रोज माहिम जाते हैं। इन्हें कैसी कैसी दिक्कतें आती हैं, सुनकर आप रेलवे स्टेशन की तरफ मुंह भी नहीं करना चाहेंगे। दिन लिखे किसी को मतलब रहम हो जाएगा, एजेड आदमी खड़ा है तो उनको बैठ के लिए जो किसी को नहीं होती है। टाइमिंग बदलने से कुछ नहीं होता है। एक सिंपल बात है कि जो आदमी कल्याण रहता है, कल्याण के लिए उनके लिए काफी सारी ट्रेनें हैं, डम्बुई के लिए काफी सारी ट्रेनें हैं। तो भाई देर ट्रेवलिंग अंबाना ट्रेन, भाई देर ट्रेवलिंग टीटवाला ट्रेन, अगर वो उसमें कोई कंट्रोल कर सकते हैं तो अच्छा है। जिंदगी रोज सिखाती है और तजुर्बा भी होता है। कुछ कंपनियों ने रेलवे की दिक्कत समझी, खतरे को महसूस किया, इसलिए दफ्तर की टाइमिंग बदल दी। ये उन्हीं कंपनियों के लेटर हैं, लेकिन हर कंपनी ऐसा करेगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं। आफ्टरनून्स में नहीं, बट सुबह और शाम के टाइम पे, पीक आवर्स में डेफिनेटली, एंड इट विल हेल्प इफ द टाइम स्लॉट्स आर फिक्स्ड बाय ऑल द पब्लिक सेक्टर्स एंड डिफरेंट सेक्टर्स, सो इट विल हेल्प। कमाना जरूरी है क्योंकि बच्चे पालने हैं, घर चलाना है, बुजुर्ग माता पिता को अच्छी जिंदगी देनी है। ख्वाहिशें भी है जो मुंबई में उम्मीदों को और 4 चांद लगाती हैं। अब ये फार्मूला कितना कारगर होगा, इसकी खोजबीन करते हुए हम सेंट्रल रेलवे के हेड ऑफिस पहुंचे। ये शिवराज मानसपुरे हैं, सेंट्रल रेलवे के पीआरओ हैं। क्या मुंबई की लाइफलाइन का बोझ घटाने के लिए इन्होंने डीआरएम साहब की नसीहत मानी? हमने सभी मध्य रेलवे के जो मुंबई मंडल के जो हमारे 1500 स्टाफ हैं, उनको 9:30 से 9:45 के बजाय 11:30 से 7:45 तक ये आने का भी एक ऑप्शन दिया है। तो उसमें 1500 में से अराउंड 400 स्टाफ ने अभी तक ये ऑप्शन चूज़ किया है 1 नवंबर से। वो आराम से बैठ के, आराम से खड़े होके आते हैं, तो वो पीक आवर्स वो अवॉइड कर रहे हैं और वो प्रॉपरली बैठ के और ऑफिस आ रहे हैं। तो उनकी जो थकान है वो कम हो रही है और प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ रही है ऑफिस में। 13 संस्थाओं ने हमें रिप्लाई दिया है। लाइफलाइन लोकल रेल मुंबई वालों की जिंदगी की लकीर छोटी ना कर दे, इसके लिए रेलवे भी कोशिशों में लगा हुआ है। 76 स्टेशंस में से 15 स्टेशंस पर बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। प्लेटफॉर्म से सटे रैंप भी तोड़े जा रहे हैं ताकि लोग ट्रैक पर ना जा सके। कल्याण में 6 नए प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। 56 की जगह यहां 66 ट्रेन दौड़ाने की प्लानिंग है।
जब पीक आवर होता है, लोग ऑफिस से आते हैं और जाते हैं, तब भीड़ इतनी हो जाती है कि लोग दरवाजे पर लटकते हैं और इस कारण से लोगों की गिरने के कारण मृत्यु हो जाती है। और ट्रेस पासिंग यानी कि जो ट्रैक्स वो लोग क्रॉस करते हैं उस वजह से भी मृत्यु होती है। और इस वजह से आप देख सकते हैं कि भीड़ को कंट्रोल में लाने के लिए रेलवे, मध्य रेलवे के जो DRM हैं रजनीश गोयल जी ने एक पत्र लिखा। लोगों की जिंदगी सलामत रहे, हादसे ना हो, कोई बेवक्त अपनी जान न गवाए, सब ठीक ठाक चले, फैसला ये अच्छा है। अब तक इस पर मिली जुली राय आई है। कुछ तो ऐसे मिले जिनके लिए लोकल ही जिंदगी का जरिया है, टाइमिंग बदले या ना बदले। आप फ्री हैं 1 मिनट? ऐसी ही मनमौजी है मुंबई। ये शहर ना रुकता है ना थकता है, बस चलता है, दौड़ता है, भागता है और रोज लोकल रेल में अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ऑफिस टाइम होने के कारण अधिकतर जो लोग होते हैं वो ऑफिस जाते हैं और एक ही जगह पे जमा हो जाते हैं, जिस वजह से हादसे जो हैं और बढ़ सकते हैं। और इसी कारण से DRM रेलवे, मध्य रेलवे ने जो पत्र लिखा है, इस पे अगर कई कंपनीज सहमति दिखाती है और ड्यूटी टाइमिंग्स चेंज करती है तो भीड़ जो है कम होगी और इस कारण से हादसे भी कम होंगे। मुंबई लोकल रेल में बढ़ती भीड़ और लोगों की लापरवाही हादसों की वजह बन रहा है। रेलवे इसलिए भी फिक्रमंद है क्योंकि मुंबई में रोज ट्रेन हादसों में 3 से 4 लोगों की मौत हो रही है और घायल होने वालों का आंकड़ा सैकड़ों में है। साल 2023 में ट्रैक क्रॉसिंग के दौरान मुंबई में 505 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक ट्रेन से गिरकर 268 लोग यानी 773 लोग इस साल मारे गए हैं। 2022 में 1164 लोग ट्रेन हादसों का शिकार हुए थे, इससे भी ऊपर था आंकड़ा। 2021 में मौत का आंकड़ा और ज़्यादा था, 937, यानी 2020 की अगर तुलना देखें तो 605 लोगों ने वहाँ जान गंवाई। अगर 2019 में देखें तो 1355 लोगों ने लोकल ट्रेन में जान गंवाई। 2018 में 1504, 2017 में 1481, 2016 में 1611, 2015 में लोकल ट्रेन की चपेट में आने से 1742 लोगों की जान गई। 1000 का आंकड़ा आसपास था, इस बार ही 500 है। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुंबई की आबादी करीब 2 करोड़ 13 लाख है और इसमें से लाखों लोग रोजाना मुंबई लोकल में सफर करते हैं। मुंबई में रोजाना 75 लाख लोग लोकल रेल से सफर करते हैं। मुंबई में 2 बड़े रूट हैं, पहला सेंट्रल और दूसरा वेस्टर्न। सेंट्रल रेलवे रूट पर 80 स्टेशन हैं, रोजाना 40 लाख यात्री इस नेटवर्क से ट्रैवल करते हैं और वेस्टर्न रूट पर 35 लाख मुसाफिर रोजाना लोकल रेल से ट्रैवल करते हैं। सेंट्रल रेलवे के DRM रजनीश कुमार ने दफ्तरों के अलावा अस्पतालों, स्कूल, कॉलेज से भी टाइमिंग बदलने की दरख्वास्त की है क्योंकि संसाधन बढ़ाने के विकल्प बचे नहीं हैं, स्कोप नहीं है। मुंबई 75 लाख यात्रियों में से अगर हम गिने तो 70% यात्रा जो है वो पीक आवर्स के दौरान ही करते हैं। मुंबई के पीक आवर्स कौन से हैं? सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, 3-3 घंटे हो गए। पीक आवर्स में हर 3-4 मिनट के अंतराल पर 18 ट्रेन सर्विसेज ऑपरेट करती हैं और उनका गैप जो है 3-4 मिनट रहता है, दूसरी ट्रेन आ जाती है। अब इन्हें और बढ़ाने का स्कोप नहीं है, ये सेंट्रल रेलवे ने साफ किया है। सेंट्रल रेलवे रूट पर सुबह 8 से 11 बजे के बीच 30 लाख लोग सफर करते हैं और शाम 5 से 8 के बीच में भी तकरीबन इतनी ही संख्या रहती है। वेस्टर्न अगर रूट की बात करें तो पीक आवर्स में वहाँ पर 24 लाख लोग सफ़र करते हैं शाम 5 से 11 बजे और यही स्थिति तब भी रहती है जब इवनिंग टाइम होता है वेस्टर्न में भी। अभी तक 13 कंपनियों ने टाइमिंग जो बदलने की हामी भर दी है, जिस हिसाब से कहा है कि शिफ्ट बदलिए। 13 कंपनियों ने भरोसा दिया है बदलने का। ये आपका शो है, हम इसीलिए हमेशा आप ही की बात करते हैं, आपके मुद्दे उठाते हैं और उनके नतीजे जो भी रहे हों वो भी आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश याद है ना आपको, मेरठ की वो सड़क जो महज बनने के 24 घंटे बाद ही ट्रैक्टर में भरकर चली गई थी, यानी उसे हाथ से ट्रैक्टर में समेटा और चली गई। उसे पब्लिक इंटरेस्ट में 24 घंटे में उठी सड़क को 48 घंटे के अंदर हमने बनवा दिया। सरकार ने घटिया सड़क बनाने वाले ठेकेदार से ही दोबारा ये सड़क बनवाई है।
मेरठ के माधवपुरम की ये दो तस्वीरें देखिए। पहली मंगलवार की, जब तारकोल को तरस रही घटिया सड़क को 24 घंटे में फावड़े से समेटकर ट्रैक्टर में लादा गया। और दूसरी तस्वीर शुक्रवार यानी आज की है, जब वही सड़क पूरे मटेरियल के साथ भरपूर तारकोल और बजरी मिलाकर दोबारा से बनाई गई। सही बन रही है सड़क? नहीं, अब तो गुणवत्तापूर्वक आपके सामने बन रही है जो। अब तो गुणवत्ता सामने खड़े होकर बनवाई जा रही है। अच्छा, पहले क्या बात हो गई थी, 2 दिन में ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के ले जानी पड़ी? नहीं, वो इन्होंने बिना सूचना दिए रात में काम किया तो माल ठंडा हो गया होगा। 2 बजे रही। अच्छा, आपको सूचना नहीं दी थी? सूचना नगर निगम को किसी अधिकारी को नहीं दी। सड़क यहाँ पर परसों रात बनाई गई। सरकारी पैसा ढकारने की फिराक में 5 दिन पहले ठेकेदार ने मेरठ में ऐसी सड़क बना डाली जो 24 घंटे में ही हाथों से उधड़ने लगी। ये सड़क उखड़नी शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों में बेहद गुस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब आपके टैक्स के पैसे की लूट का सच एबीपी न्यूज ने पब्लिक इंटरेस्ट में दिखाया, तो ठेकेदार ने अपने भ्रष्टाचार के सबूत समेटने शुरू कर दिए। लेकिन अब वही सड़क दोबारा बन गई, बिल्कुल वैसी जैसी सड़क की माधवपुरम के लोग नगर निगम से उम्मीद कर रहे थे। एबीपी न्यूज वालों ने इतना सहयोग करा है, आपने इतना हिम्मत दिखाई, जो हमने आपके सहयोग से इतनी तेजी से काम हुआ है। बड़ा खुशी की बात है कि आज नगर निगम वाले जाग गए हैं। और जब से एबीपी न्यूज़ पे आई है, सारे के सारे यहाँ पे जेई हैं, नेताजी सारे आ रहे हैं। भगदड़ मची पड़ी है कि काम जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। अच्छा लगा ना? हमें भी अच्छा लगा। आपसे जुड़ा हर मुद्दा, आपकी हर समस्या और सवाल पब्लिक इंटरेस्ट में हम इसी तरह उठाते रहेंगे। जिम्मेदार लोगों के सामने आपकी बात इसी तरह मजबूती के साथ रखते रहेंगे, ताकि कोई गड़बड़ी है तो शासन प्रशासन उसका संज्ञान ले और तय वक्त में आपकी समस्या का समाधान निकाले। आपको हरियाणा के कोल्लू डोनर से मिलवाते हैं। उसके 1 नहीं 2 नहीं 30,000 बच्चे हैं। और कीमत कितनी है? कीमत है पूरे 10 करोड़। 24 घंटे गोलू की सेवा में नौकर चाकर लगे रहते हैं। पानीपत से पटना पहुंचे गोलू के चर्चे क्यों हो रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। दिल थाम के बैठिए, नजर जमा कर रखिए, आपके सामने हाजिर है हट्टे कट्टे हाथी जैसी काया वाले, 12 घंटे मसाज कराने वाले, डाइट में ड्राई फ्रूट्स खाने वाले, अपनी एक झलक से बड़े बड़ों के होश उड़ाने वाले, 10 करोड़ के हरियाणवी सुपरस्टार और दुनिया में सूबे का लठ गाड़ने वाले वर्ल्ड फेमस गोलू डोनर। उम्र 6 साल और नस्ल मुर्रा। गोलू भैंसों का सरताज है। सुल्तान के साम्राज्य की धज्जियां उड़ा चुके इसके 30,000 हष्टपुष्ट उत्तराधिकारी हैं। यानी गोलू 2 30,000 बच्चों का अब्बा है। ये गोलू के मालिक नाम है नरेंद्र सिंह, पशुपालन में पद्मश्री विजेता है। गोलू कौन सी पीढ़ी का है और क्यों खास है, बताते। मुर्रा भैंस यानी जिस नस्ल के ये भैंसा है, 1 महीने में 1000 सीमन दे देता है और 1000 पर सीमन के हिसाब से 300 रुपए का हम बेच सकते हैं। 300? हाँ जी, बेच भी रहे हैं, तो उससे काफ़ी इनकम हो रही है। कंपटीशन लगता है देश के कोई से कोने में भी लगता है, हम उसको वहाँ लेकर जाते हैं, वहाँ ये फर्स्ट आता है, इससे काफ़ी इनाम की राशि भी ये जीत चुका है। गोलू का सीमेंट बेचकर नरेंद्र सिंह सालाना 25 से 30 लाख कमाते हैं। पानीपत से पटना आए, यहाँ वेटनरी कैंपस में पशु मेला लगा है। गोलू की एक झलक पाने के लिए हुजूम उमड़ा। आम तो छोड़िए, गोलू का दीदार करने खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दौड़े दौड़े चले आए। गोलू सिर्फ एसी में रहता है, थकान होती है तो मसाज भी कराता है। नरेंद्र सिंह भी इसका पूरा ख्याल रखते हैं। मसाज के लिए 24 घंटे एक बंदा अपने साथ रखते हैं। गोलू की धाक ऐसी है कि विदेशों तक से लोग इसे देखने आते हैं। जो विदेशों के लोग जो पशुपालन से संबंधित है, अपने फार्म किए हुए हैं, जब इंडिया के एयरपोर्ट पर उतरते हैं यानी दिल्ली में उतरते हैं,
तो सबसे पहले पानीपत में गोलू डेयरी फार्म पर पहुंचने का कार्य करते विजिट करते हैं। जितना कीमती गोलू है उतना ही उसका सीमेंट। 24 घंटे खास किस्म की मशीनें भी साथ रखी जाती हैं, जिनमें गोलू का सीमेंट स्टोर किया जाता है। गोलू का सीमेंट दुनिया के हर भैंसे को टक्कर देता है। ये सीमेंट होता है, एक भैंस को प्रेग्नेंट के लिए एक ही सीमेंट का ये नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है। 15 क्विंटल की मजबूत कदकाठी, उतने ही बड़े शौक। गोलू खुराक में घास फूस नहीं खाता, स्पेशल डाइट लेता है। मेन्यू देखेंगे, रोजाना 35 किलो हरी घास, 5 किलो चने, 5 किलो सेब, 20 लीटर दूध पीता है, 5 किलो ड्राई फ्रूट्स और 10 किलो गुड़ खाता है। गोलू की डाइट पर नरेंद्र सिंह हर महीने 35 से 40 हजार खर्च करते हैं और लाखों कमाते हैं। पटना में लगे पशु मेले में डेयरी एंड कैटल की 50 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और सबकी नजर में सिर्फ गोलू ही सुपरस्टार है, क्योंकि जो भी इसे देखता है वो बस यही कहता है, भाई भैंसा हो तो गोलू जैसा। देखिए गोलू डोनर की धाक। देश के ज्यादातर अफसर ऐसे हैं जिनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन देश के ही एक अफसर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र में दाखिला करवाया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा ने अपने बेटे का दाखिला आंगनवाड़ी केंद्र में कराया। जिले की कलेक्टर का बेटा गांव के ही आम बच्चों के साथ घंटों बिताता है, पढ़ता है, खेलता है और जमीन पर बैठता है। उन्हीं के साथ बैठकर कतार में खाना भी खाता है, आम बच्चों के साथ खेलता कूदता है। अब इसका असर ये हुआ, क्या हुआ इसका असर कि डीएम के फैसले के बाद इस यानी हाथरस के आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की संख्या बढ़ गई है। कई और लोग भी अपने बच्चों का दाखिला करवाने के लिए आंगनवाड़ी सेंटर आने लगे हैं। वर्मा जी की ये बहुत शानदार शुरुआत है, बाकियों को भी इससे सबक लेना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र भी बहुत अच्छे हैं, जो सहायिकाएं हैं, कार्यकर्त्रियां, मैंने देखा है कि उनके अंदर बहुत ही बेहतरीन काम करने की इच्छा भी है और अच्छा करती भी है। कुछ एक तो बहुत ही अच्छी हैं, तो मुझे कोई ऐसा अंतर नहीं लगा। और अभी वो इतना छोटा है कि उसकी लर्निंग बहुत अच्छे से वहाँ हो रही है। हमने खुद भी देखा कि बहुत फ़र्क आया, उसकी सोशल स्किल्स भी बहुत अच्छी हो रही हैं। तो हमें जो हमारा पर्पस था वो वहाँ सॉल्व हो रहा है, तो हमने इसलिए वहाँ पे एडमिशन कराया। और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोग को भी भेजना चाहिए। बाकी गाँव के बच्चे आसपास के आते हैं तो उनके साथ वो बहुत बेहतरीन सीखता है। चलिए अब वक्त आपके कमेंट्स का हो गया है, देख लेते हैं कि आपने क्या कुछ लिखा है। ये अरमंडल मंडल क्या लिखते हैं, कानून अच्छा है पर ग्रामीण भाग पुलिस स्टेशन एक्शन लेने में जीरो है, क्योंकि गुलामी की आदत पड़ी है। भारत सरकार को एक नज़र देखना चाहिए इस कानून पर। फैसले जज जल्द सुनाता है तो जनता को राहत मिलेगी। जो कायदा कानून बदलने के लिए विधायक आया उस पर बोल रहे हैं मंडल साहब। सूर्य सन्यासी क्या कहते हैं, स्कूल बिल्डिंग के मुद्दे को दिखाने के लिए जगविंदर पटियाल जी को हार्दिक बधाई। सन्यासी साहब आपको भी बहुत बहुत बधाई। और अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। अब कब मुलाकात होगी? सोमवार को पब्लिक इंटरेस्ट में आपके मुद्दों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा है, आप बने रहिएगा और मैं सोमवार को 9 बजे मिलूंगा। शुभ रात्रि।